पिछले 2 दशकों में भारत की शिक्षा प्रणाली ने एक जबरदस्त कायापलट देखा है। देखिए, ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे बदलावों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सोच को बदलने की कहानी है। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं कि कैसे भारत ने अपनी पूरी शैक्षिक कहानी को नए सिरे से गढ़ा है। तो सवाल यही उठता है कि भारत 21वीं सदी के लिए अपनी एजुकेशन की स्क्रिप्ट को आखिर दोबारा लिख कैसे रहा है। यही वो सवाल है जो हमें इन नीतियों की परतों को खोलने और उनके असली मतलब को समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 2009 के ऐतिहासिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RDA एक्ट से। इसका लक्ष्य आप समझिए एकदम सीधा था, हर बच्चे को स्कूल के दरवाजे तक लाना। ये बस पहुंच बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो देखिए इसका सफर कैसा रहा। अगस्त 2009 में इसे संसद में पास किया गया और ठीक 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे भारत में लागू हो गया और बस उसी दिन से शिक्षा हर बच्चे का एक कानूनी अधिकार बन गई। तो आखिर इस RDE एक्ट का मकसद था क्या? बहुत सिंपल था, भारत के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देना, खासकर 6 से 14 साल के उन बच्चों को जो अब तक इससे दूर थे। और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का काम मिला स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को। लेकिन असल में बच्चों के लिए इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कुछ क्रांतिकारी सुरक्षा। मतलब अब 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिलनी ही थी। किसी भी बच्चे को 8वीं क्लास तक फेल नहीं किया जा सकता था। किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक सजा पर तो पूरी तरह रोक लगा दी गई। और सबसे जरूरी बात, किसी कागज की कमी या एडमिशन टेस्ट के नाम पर किसी भी बच्चे को दाखिले के लिए मना नहीं किया जा सकता था। तो ठीक है, RDE ने बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल था कि क्लासरूम के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है उसकी क्वालिटी का क्या? बस इसी सवाल के जवाब में साल 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP, जो एक बिल्कुल नई सोच लेकर आई। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं थीं। इस नई सोच को ताकत देने के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट भी किया गया। सरकार ने शिक्षा पर अपने खर्च को GDP के मौजूद 4.43% से बढ़ाकर 6% करने का एक बड़ा टारगेट रखा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये शिक्षा को दी जाने वाली प्राथमिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। तो NEP का असल गोल क्या था? सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि सीखने का पूरा तरीका ही बदल देना। जैसे कि शुरुआती पढ़ाई मातृभाषा में हो, क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल स्किल्स सिखाए जाएं, आर्ट्स और साइंस के बीच की जो मोटी दीवारें हैं उन्हें गिराया जाए और एजुकेशन को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाए। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो शायद NEP 2020 का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला बदलाव है, और वो है स्कूल की पूरी बनावट को ही बदल देना। हम सब दशकों से एक ही सिस्टम को जानते आए हैं, है ना? वो 10+2 वाला सिस्टम, 10 साल स्कूल और फिर 2 साल की आगे की तैयारी। लेकिन अब वो पुराना सिस्टम गया, उसकी जगह आया है एक नया फॉर्मूला 5+3+3+4। तो चलिए समझते हैं कि इन नंबरों के पीछे का राज आखिर है क्या। तो देखिए, ये नई बनावट एक स्टूडेंट के सफर को 4 अहम पड़ावों में बांटती है। पहला है 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज, जहां सारा जोर खेल खेल में सीखने पर है। इसके बाद आता है 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, जहां से फॉर्मल पढ़ाई शुरू होती है। फिर है 3 साल का मिडिल स्टेज, जिसमें वोकेशनल स्किल्स की दुनिया से पहचान कराई जाती है। और आखिरी में है 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, जहां स्टूडेंट्स को आर्ट्स या साइंस जैसी बंदिशों के बिना अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी मिलती है। देखिए, NEP ने तो बता दिया कि क्या करना है, लेकिन सवाल था कि कैसे करना है। इसका जवाब है 2022 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF। ये असल में क्लासरूम में NEP के विजन को लागू करने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। और इस पूरे नई सोच के दिल में जो फिलॉसफी है उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। इसका मतलब आप समझिए बहुत सीधा है। बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिनमें ज्ञान भरा जाए, बल्कि वो अपने अनुभवों से चीजों को करके खुद अपने ज्ञान को बनाते हैं। वो पैसिव लिसनर नहीं, एक्टिव क्रिएटर हैं। और इसका एक जीता जागता सबूत देखना है तो ये देखिए, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अब कोई टेक्स्ट बुक नहीं होगी। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, बल्कि रट्टा लगाने वाली पढ़ाई से हटकर असल समझ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो जरा सोचिए, ये नया क्लासरूम दिखेगा कैसा?
ये एक ऐसी जगह होगी जहां हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखेगा, जहां सीखना सिर्फ किताबों तक ही नहीं बल्कि असल जिंदगी के अनुभवों से जुड़ा होगा, और जहां खेल सिर्फ एक ब्रेक नहीं बल्कि सीखने का सबसे जरूरी और मजबूत जरिया माना जाएगा। अब कहानी सिर्फ स्कूलों पर खत्म नहीं होती। ये जो बदलाव की लहर है, ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक भी पहुंच रही है, और इसका असर भी उतना ही गहरा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है फ्लेक्सिबल डिग्री सिस्टम। मतलब अब अगर कोई स्टूडेंट 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद डिग्री और 4 साल पूरे करने पर रिसर्च के साथ डिग्री। कहने का मतलब है पढ़ाई का कोई भी साल अब बेकार नहीं जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ बड़े रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि अब मेडिकल और लॉ को छोड़कर सारी हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और हाँ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज को भी भारत में अपने कैंपस खोलने की इजाजत होगी, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके। तो सोचिए, एक बिल्कुल नई बनावट, एक नई सोच और सीखने का एक पूरी तरह से बदला हुआ नजरिया। ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इस नए सिस्टम से निकले छात्र दुनिया में कदम रखेंगे तो वो किस तरह के विचारक, इनोवेटर और नागरिक बनेंगे? भारत की शिक्षा का और शायद भारत का भी भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा